ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नन्ही सी रिया बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गई थी। रिया अच्छी तरह से जानती थी कि जब से आर्यन रिया की जिंदगी में आया था, आर्यन ने एक बड़े भाई होने के सारे फर्ज निभाए थे। आर्यन रिया को प्यार भी करता था और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर रिया की देखभाल भी करता था। मगर रिया अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने सबके सामने ये कह दिया कि वो आर्यन को अपना बड़ा भाई मानती है तो अलेक्जेंडर को बुरा लग जाता, और रिया अपने बड़े भाई अलेक्जेंडर को भी नाराज नहीं करना चाहती थी। मगर रिया सच से भी बच नहीं सकती थी, इसलिए अपनी नजरें नीचे झुकाकर अलेक्जेंडर की बातों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, वैसे तो मैं तुम दोनों को अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मगर बात दरअसल ये है कि मेरी जिंदगी में मेरा भाई बड़ा आर्यन पहले बनकर आया था और तुम बाद में, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मेरे लिए आर्यन बड़ा भाई है। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर को बहुत गुस्सा आया। अलेक्जेंडर ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, अगर इस लॉजिक से तुम ये कहे कि आर्यन तुम्हारा बड़ा भाई है, तब तो यही समझ लो कि मैं ही तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आर्यन से भी पहले मैं आया था। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर न सिर्फ रिया मगर अनिका भी काफी हैरान हो गई। ये बात वहाँ खड़े सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आर्यन को रिया की जिंदगी में आए हुए कुछ महीने बीत चुके थे और अलेक्जेंडर अभी कुछ दिनों पहले ही सबकी जिंदगी में आया था। फिर अलेक्जेंडर ऐसे कैसे कह सकता था कि वो रिया की जिंदगी में आर्यन से पहले आया था। अलेक्जेंडर ने बड़े ही गुस्से से अपनी जेब से अपना फोन निकाला और रिया को अपनी फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, ये देखो, मैं पिछले 2 साल से तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारे साथ गेम्स खेलता था, तुम्हारे साथ चैटिंग करता था। जब अलेक्जेंडर ने रिया को अपनी साथ हुई पुरानी चैट दिखाई तो रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। रिया बड़ी ही हैरानी से अलेक्जेंडर को देखने लगी। रिया ने अटकती हुई आवाज में अलेक्जेंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, तो तुम वही लड़के हो जो बड़ी ही बदतमीजी से मम्मा से बात किया करते थे। इतनी सी बात सुनकर आर्यन और अनिका दोनों ही समझ चुके थे कि आखिर रिया किसकी बात कर रही थी। कुछ महीनों पहले अलेक्जेंडर ने अनिका से बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी। अलेक्जेंडर के लिए रिया इकलौती दोस्त थी, मगर रिया के साथ कॉल पर बात करते हुए जब आर्यन और अनिका के साथ अलेक्जेंडर का इंटरेक्शन हुआ था, तब अलेक्जेंडर ने दोनों के साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी, जिसकी वजह से रिया ने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी थी। अलेक्जेंडर परिवार में लौटने के बाद भी हमेशा ही डरता रहा कि उसकी असलियत जानने के बाद कहीं रिया और आर्यन फिर से उसके साथ बात करना बंद न कर दे। इसलिए अलेक्जेंडर ने आज तक ये बात छुपाकर रखी थी कि रिया के साथ जो गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पिछले 2 साल से गेम खेलता आया था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर का सच जानने के बाद अनिका को काफी ताज्जुब हुआ। अनिका ने अपने घुटनों के बल बैठकर अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाया और पूछा, रिया तुम्हारी दोस्त कैसे बनी? क्या तुम लोग सोशल मीडिया पर दोस्त बने थे? अलेक्जेंडर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, हम लोग एक गेमिंग एप्स के जरिए दोस्त बनने थे। अनिका बड़ी ही ध्यान से दोनों बच्चों के बीच हो रही बातों को सुन रही थी। हालांकि अनिका खुद भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानती थी, मगर अनिका को पहली बार ये महसूस हो रहा था कि अभी भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में इस जनरेशन से काफी पीछे थी। रिया ने आगे बढ़कर अनिका को समझाते हुए कहा, मम्मा आपको याद है, आज से 2-2.5 साल पहले जब हम रेखा मौसी के साथ लंदन में रहते थे, तब रेखा मौसी प्रिंसेस लतिका की दादी माँ से फ्रांस मिलने जा रही थी। वो मुझे भी अपने साथ ले गई ताकि मैं प्रिंसेस लतिका को मिल सकूं। ये बात अनिका को भी अच्छी तरह याद थी और ठीक बगल में खड़ी रेखा मौसी को भी ये बात अच्छी तरह से याद थी। दरअसल उन दिनों हर हाइनेंस ने रेखा मौसी को अपने महल में बुलाया था। वो जानना चाहते थे कि रेखा मौसी के एनटीटी कंपनी को लेकर फ्यूचर प्लान क्या थे। क्या वो फ्रांस में भी अपनी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ सोच रही थी। नन्ही रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मम्मा
उस वक्त जब मैं रेखा मौसी के साथ प्रिंसेस लतिका के महल में गई थी, तब मैंने अपने गेमिंग टैबलेट में एक नई गेम डाउनलोड की थी। तब उस ऐप्स में एक ऐसा फीचर था कि तुम्हारे 100 मीटर के आसपास अगर किसी ने भी वही गेम एप्लीकेशन मोबाइल में या टैबलेट में डाउनलोड की है तो तुम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो और उसके साथ गेम खेल सकते हो। जब मैंने सर्च किया तब मुझे नज़र आया कि आसपास में कोई था जिसने वही गेम अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड की थी। बस हमने कांटेक्ट किया और हम गेम खेलने लगे। मगर मुझे तो आज जाकर पता चला कि मैं उस वक्त जिसके साथ दोस्ती की थी वो मेरा अपना भाई ही था, यानी कि एलेक्जेंडर। रिया इस पूरी एक्सप्लेनेशन को बताते हुए बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि अनजाने में जिसके साथ उसने दोस्ती की थी वो सगा भाई निकलेगा। रिया ने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए एलेक्जेंडर को अपने गले से लगा लिया। मगर कहीं न कहीं रिया की ये पूरी कहानी सुनने के बाद अनिका काफ़ी टेंस में आ गई। इस पूरे किस्से को सुनने के बाद अचानक ही अनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे इस पूरे किस्से में एक ऐसी बात नजर आ रही थी जो अनिका की आने वाली जिंदगी पूरी तरह से हिला कर रख देने वाली थी। अनिका बार बार पूरी कहानी को अपने मन में दोहरा कर कहानी का हर पहलू समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका ने अपने दोनों हाथों से एलेक्जेंडर को पकड़ लिया और एलेक्जेंडर से पूछा, एलेक्जेंडर, क्या तुम जानते हो कि उस वक्त तुम कहाँ थे? एलेक्जेंडर के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एलेक्जेंडर ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, मुझे तो बचपन से ही एक बेसमेंट में रखा गया है। बेसमेंट काफ़ी कम बार खोला जाता था, वहाँ पर रोशनी भी बहुत कम थी। हाँ, मगर मेरी ज़रूरत के सारे इंतजाम कर दिए जाते थे। वहाँ कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि एलेक्जेंडर पिछले कई सालों से क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के कब्जे में था और जिस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग आज तक नहीं ढूंढ पाए थे, वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फ्रांस की महारानी के महल के बेसमेंट में था। सारी की सारी बातें और सारे के सारे सबूत एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर महारानी के बंगले के नीचे था। एक के बाद एक कई सवाल अनिका के मन में उठने लगे। अनिका ने तीनों बच्चों को गुड बाय कहा और तेजी से उनके कमरे से निकल गई। अपने कमरे में पहुंचने के बाद अनिका ने अपने फोन से इंस्पेक्टर अब्बास को कॉल लगाया। जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने कॉल रिसीव किया, अनिका ने कहा, मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर अब्बास, आज तक हमारा स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के ठिकाने के बारे में पता क्यों नहीं लगा पाया? इंस्पेक्टर अब्बास ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, हमें रफली इतना अंदाजा है कि वो लोग यूरोपीय देश में कहीं स्थित हैं, मगर उनकी ऑपरेटिंग कहाँ से चलती है इस बारे में मैं आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फ्रांस की महारानी के महल के बेसमेंट में हो? अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही ये बात जानते थे। अगर ये बात सच थी तब तो ये सारी बात किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि लाख कोशिश करने के बावजूद इंस्पेक्टर अब्बास, उनकी टीम और इंटरनेशनल स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग भी क्रिस्टोफर के खतरनाक गैंग के हेडक्वार्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए थे। और ये बात तो सभी लोग जानते थे कि फ्रांस की महारानी के महल के अंदर अगर ये हेडक्वार्टर स्थापित है तो फिर हेडक्वार्टर की असलियत के बारे में जान पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फ्रांस की महारानी के महल को भेदना तो खुद यूएस जैसे शक्तिशाली देश के हाथ में भी नहीं था। फ्रांस की महारानी को दुनिया भर के स्पेशल लोगों में से एक गिना जाता था। फ्रांस की महारानी मोस्ट वैल्यूएबल पीपल ऑन दी यूनिवर्सल की लिस्ट में शामिल थी। इस यूनिवर्स में उनके अलावा सिर्फ 2 और मेंबर थे, जिनमें से एक गोल्फ कंट्री के बहुत बड़े सुल्तान थे जो हाल ही में मर चुके थे। अब दुनिया भर की मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन की लिस्ट में सिर्फ 2 लोग शामिल थे,
जिनमें से एक थी फ्रांस की महारानी। सारे देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया था कि महारानी के महल को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और चाहे कोई कितना भी ताकतवर देश क्यों न हो, महारानी के महल को भेजना किसी के भी बस में नहीं था। और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज तक नहीं पता लगाया जा सका था। इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना बता दूं अनिका, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो यह पता नहीं ये दुनिया आने वाले दिनों में कौन सी बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली है। अनिका और इंस्पेक्टर अब्बास दोनों ही ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि फ्रांस की महारानी जानती थी कि उनके महल के बेसमेंट में इतनी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही थी, या फिर क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन महारानी के कहने पर काम कर रही थी। दोनों ही सूरतें दुनिया के लिए खतरनाक होने वाली थी। जहां एक और इंस्पेक्टर अब्बास को दुनिया पर आने वाले खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी, वहीं दूसरी ओर अनिका को मन ही मन ये एहसास हो रहा था कि ये सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। अनिका को कहीं न कहीं ये भी लगने लगा था कि कैलाश की मदद करने का फैसला करके उसने अनजाने में जैकपॉट हासिल कर लिया था। ब्लैक कैट बनकर अनिका जब महारानी के सिक्योरिटी में शामिल होगी, तब उसे कई राज्यों से पर्दा उठाने का मौका मिलने वाला था। क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन महारानी के महल के बेसमेंट में ऑपरेट कर रही थी। महारानी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शक्तिशाली गेंडा था। क्या ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि V16 पावर ड्रग को पाने के लिए जो पूरी प्लानिंग की जा रही थी, उसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि फ्रांस की महारानी थी। अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी कैलाश अधिकारी का नंबर अनिका के मोबाइल फोन पर फ्लैश होने लगा। जैसे ही अनिका ने कॉल कनेक्ट किया, कैलाश ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, मुझे लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई गद्दार है। हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से किसी ने हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये बता दिया है कि हम असली ब्लैक कैट की जगह पर नकली ब्लैक कैट को महारानी की सिक्योरिटी में शामिल करने वाले हैं। अब ये पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। हमें महारानी की सिक्योरिटी के कॉन्ट्रैक्ट से अपने हाथ पीछे खींचने होंगे, क्योंकि असली ब्लैक कैट तो आने से रही, और अगर तुम नकली ब्लैक कैट बनकर वहां गई तो जरूर पकड़ी जाओगी। महारानी से दुश्मनी मोल लेना हम में से कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी अपनी बात आगे बढ़ाते, अनिका ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, हम इस मिशन में अपने हाथ पीछे नहीं खींचेंगे। मिशन एज पर प्लानिंग आगे बढ़ रहा है। कैलाश अपने बिजनेस के तौर तरीकों को अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि एक बार मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो उसके बाद उस मिशन को पूरा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और वो जिस खतरनाक पेशे में थे वहां पर मिशन कॉम्प्रोमाइज करने का कई बार अंजाम बहुत बुरा होता था। पिछले दिनों में कैलाश अच्छी तरह से देख चुके थे कि श्रेया के लिए अनिका कितनी इम्पोर्टेंट थी। श्रेया को उनकी गैर हाजिरी में अगर पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट किया था तो वो सिर्फ अनिका थी। कैलाश ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे। कैलाश मन ही मन अनिका को भी श्रेया की तरह अपनी बेटी मानते थे, और अपनी बेटी को इतने खतरनाक मिशन पर भेजना उसे मौत के मुंह में डालने से कम नहीं था, स्पेशली तब जब मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। कैलाश अधिकारी ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गद्दार है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस लौट आया हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं एक आस्तीन का सांप पाल रखा हूँ। तुम्हारे बारे में सारा सच उसने हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब तुम वहाँ महारानी की सिक्योरिटी के लिए ब्लैक कैट बनकर पहुँचोगी, तब हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन वाले हमारे इस झूठ के बारे में महारानी के स्पेशल गार्ड्स को बता देंगे, और अगर हमारी इस झूठ से पर्दा उठ गया तो फिर मिशन पर गए सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की रिपुटेशन हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। चलो, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी और अपने लोगों की जान की फिक्र है। मैं तुम्हें ये रिस्क उठाने नहीं दे सकता। मैं इस मिशन से अपने हाथ पीछे खींच रहा हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा कि ब्लैक कैट किसी तरह लंदन नहीं पहुँच सकती, इसलिए हम लोग इस मिशन में अपना हाथ नहीं डाल रहे हैं।
इस तरह से हमारी गुडविल भी बरकरार रहेगी। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी आगे कुछ कह पाते, अनिका ने कैलाश से कहा, नहीं अंकल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये मिशन जिस तरह से प्लान किया गया है उसी तरह से आगे बढ़ेगा। मैं ब्लैक कैट बनकर महारानी की सुरक्षा के लिए जरूर जाऊंगी। अनिका मन ही मन अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पास ये इकलौता मौका था जब वो महारानी के सच से पर्दा हटा सकती थी। महारानी के सच से अनिका की जिंदगी के कई राज जुड़े थे और पिछले कई महीनों से अनिका जिस मुश्किल राह पर चल रही थी, अनिका को उस सफर का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि कैलाश अपने आदमियों को मिशन से पीछे हटने में ऑर्डर दे सकते, अनिका ने अपनी आवाज फोन पर ऊंची करते हुए कैलाश से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे। प्लान के हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। इस मिशन पर आंच भी नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अनिका के बात करने का तरीका देखकर कैलाश खुद हैरान रह गए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका काफी स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसके मार्शल आर्ट की टेक्निक भी कमाल की थी। अनिका बेहद हिम्मत वाली थी और जरूरत पड़ने पर अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी कर सकती थी। अनिका की यह सारी क्वालिटीज कैलाश ने पहले ही देख ली थी। जब कप्तान डिसिल्वा ने कैलाश को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी, तब अनिका ने ही उसकी साजिश को नाकाम किया था। अनिका की बातों में विश्वास देकर कैलाश ने अनिका से कहा, अगर तुम इतनी श्योर हो तो फिर ठीक है, इस मिशन को हम जारी रखेंगे। मगर इतनी बात जान लेना कि तुम भी बिल्कुल श्रेया जैसी ही हो, मेरी बेटी हो, और मैं ऐसा कोई काम अपने हाथ पर नहीं लेना चाहता जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अंकल, कल ही शेड्यूल तैयार कीजिए और हमारे सारे आदमियों को ब्रीफ दे दीजिए। कैलाश का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका अपने कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने लगी। वो जानती थी कि आने वाला कल उसकी जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाने वाला था। अनिका को मन ही मन में काफी बेचैनी हो रही थी, मगर वो जानती थी कि उसे काफी हिम्मत से काम लेना था। मिशन पर उसे काफी सतर्क रहना था, जिसके लिए अनिका को नींद की जरूरत थी। अनिका आज जल्दी सोना चाहती थी, इसलिए सोने से पहले अनिका ने सोचा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा जाए। जैसे ही अनिका बच्चों के कमरे में आई, बच्चे खुशी के मारे एक के बाद एक अनिका से गले मिलकर कहने लगे, आज मम्मा हमारे साथ खेलेंगे। अनिका कुछ देर तक रिया के साथ मोबाइल पर गेम खेलती तो कुछ देर तक अलेक्जेंडर और आर्यन के साथ चेस खेलती। अनिका के साथ वक्त गुजारने में बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, स्पेशली अलेक्जेंडर, जिसने अनिका के साथ कभी क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा था। वैसे तो अलेक्जेंडर काफी उखड़ी उखड़ी सी बातें करता, मगर अनिका जब भी उसके पास होती, अलेक्जेंडर को इस बात का एहसास होता कि उसने पिछले 6 सालों में अपनी माँ से दूर रहकर क्या खोया था। अब अलेक्जेंडर एक पल भी अपनी माँ के बिना रहना नहीं चाहता था। जब भी अनिका प्यार से अलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरती तो अलेक्जेंडर ये जरूर कहता कि वो कोई बच्चा नहीं है और उसे इस तरह से ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर साथ ही साथ अलेक्जेंडर कभी भी अनिका का हाथ अपने माथे से हटाता नहीं था। बच्चों के साथ खेलते खेलते अनिका की कब आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। वहीं बच्चों के बिस्तर पर अनिका सर रखकर सो गई। कुछ ही मिनटों में अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी। अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। हालांकि आर्यन और रिया से बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी मां नींद की कितनी आदी थी, मगर अलेक्जेंडर को अपनी मां के साथ खेलना था और वक्त गुजारना था। जब अनिका गहरी नींद में सो गई तब अलेक्जेंडर ने आर्यन और रिया की ओर देखकर कहा, ये मॉम इतनी जल्दी सो क्यों जाती हैं और ये इतना सोती क्यों हैं? मैंने कभी किसी एडल्ट को इतना सोते हुए नहीं देखा है। अलेक्जेंडर की ये बात बिल्कुल सच थी। खुद आर्यन और रिया भी कई बार अनिका की सोने की बीमारी को लेकर परेशान हुआ करते थे। रिया अलेक्जेंडर की बात का कुछ जवाब देने ही वाली थी कि आर्यन ने रिया को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, देखो, मैंने पता किया है कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दिस इज अ अपोजिट साइन। रिया और अलेक्जेंडर दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर आर्यन क्या कहना चाहता था। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए दोनों से कहा, देखो, जितने भी जीनियस होते हैं न वो कई घंटे तक सोते हैं, और तुम दोनों में अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी मम्मा एक जीनियस है।
बल्कि हर टाउटेड जीनियस के ऊपर एक सुपर जीनियस होता है। हमारी मम्मा एक सुपर जीनियस है, इसलिए वो इतना सोती हैं। हालांकि अलेक्जेंडर को आर्यन की ये बात कन्विंसिंग नहीं लग रही थी, मगर वो इतना तो जरूर जानता था कि अपनी माँ के बारे में कि उसकी माँ बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट थी। अलेक्जेंडर कुछ देर तक अपने माथे पर हाथ फेरता हुआ गहरी नींद में सोई हुई अनिका को देखता रहा। तभी रिया के साथ गेम में जुड़े सनी ने आर्यन की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, जीनियस लोग कुछ ज्यादा ही सोते हैं। ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। रोहित जब छोटा था तब कई कई घंटों तक सोता रहता था, मगर जागने के बाद जो पढ़ाई करता ऐसा लगता था मानो कि वो किताबों के अंदर खो जाता था। हर चीज में अव्वल आता था, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट हो, हर चीज में फर्स्ट। तब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे भी रोहित की तरह जीनियस बनना है तो मुझे भी रोहित की तरह कम से कम 10 से 11 घंटे सोना होगा। बस फिर क्या था, मैंने रोहित के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रोहित की तरह ही मैं भी 10-10 घंटे सोता रहता था। जब जागता तब रोहित की तरह ही किताब हाथ में लेकर किताब के अंदर खो जाता। मगर मेरी एक प्रॉब्लम थी, किताबों के अंदर मुझे कभी कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। इसलिए किताब साइड में रखकर मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। फिर क्या था, एक के बाद एक गेम्स डाउनलोड करता गया और मुश्किल से मुश्किल गेम को आसानी से पार करता गया। देखते ही देखते मैं गेमिंग चैंपियन बन गया। हालांकि मेरी गेमिंग गुरु रिया जितना बड़ा चैंपियन नहीं हूँ मैं, मगर हाँ मैं भी गेमिंग की दुनिया का जीनियस हूँ। मगर मेरे माँ बाप यह बात समझ ही नहीं सकते। एक्चुअली मेरी मम्मी पापा मेरी गेमिंग की दुनिया में प्रगति देखकर काफी जेलस फील करते हैं शायद। एक आध बार तो मेरे हाथ से मोबाइल फोन छीनकर मेरे पापा ने मुझे लकड़ी से मारा भी था, मगर मैंने उन्हें साफ माफ कर दिया क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि वो किस जीनियस के पिता हैं। एनीवेज, बात रही रोहित की, तो रोहित सिर्फ जीनियस नहीं था बल्कि सुपर जीनियस था। मैं कभी रोहित नहीं बन पाऊंगा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैं दोबारा कभी अपने फेवरेट ब्रदर और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े आइडल रोहित से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। 18 साल की उम्र में रोहित ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर अपने कंधों पर उठा लिया था और मैं भी 18 साल का हूँ, मगर अपनी पॉकेट मनी संभाल सकूं उतना भी पैसा नहीं कमाता। आई मीन माई ब्रदर, आई मिस हिम वेरी मच। मगर रोहित का छोटा भाई होने के नाते अब मेरा फर्ज है कि मैं रोहित के बच्चों को सही रास्ता दिखाऊं। तीनों बच्चे सनी की बात सुनकर काफी इमोशनल हो गए थे। सनी की आंखों में काफी नम हो चुकी थी। हालांकि तीनों बच्चे जानते थे कि उनके पापा जिंदा थे, मगर सनी की इमोशनल बातों ने उन्हें भी इमोशनल कर दिया था। सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो रोहित के बच्चों, एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम भी अपने पापा की तरह जीनियस बनना चाहते हो तो तुम्हें भी दिन में 10 घंटे सोना होगा। उसको बाद जाकर उसकी मेहनत और ज्यादा करनी होगी। जी तोड़ मेहनत करोगे तब जाकर रोहित का नाम रोशन कर सकोगे। जैसे ही सनी ने यह बात कही, नन्ही सी रिया अपनी आंखें बड़ी करके लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों समझ गए थे कि रिया पर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था। दोनों भाइयों ने रिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई मेहनत करेंगे, तुम बस जिंदगी के मजे उड़ाओ। दोनों भाइयों की ये बात सुनते ही सनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो अनिका का नाम खराब हो जाएगा। देखो, सब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रिया अनिका के साथ रहकर पली बड़ी है, जबकि आर्यन रोहित के साथ और अलेक्जेंडर तो किसी अनजान आदमी के साथ पला बढ़ा है। तो अगर अलेक्जेंडर और आर्यन जीनियस बन जाते हैं तो रिया जीनियस नहीं बनती है, तो अनिका का नाम खराब होगा। लोग कहेंगे कि अनिका ने अपने माँ होने का फर्ज ठीक से नहीं निभाया था। सनी के मुंह से यह बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे और आंखें छोटी मोटी करते हुए उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, अरे मैं मम्मा का नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। आज से मैं भी 10 घंटे सोऊंगी और दिन भर मेहनत करूंगी और अब जीनियस बनने के बाद ही मैं दोबारा गेम खेलूंगी। तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। कल सुबह से एक नई रिया का जन्म होगा। रिया को देखकर दोनों भाई समझ गए थे कि रिया ने मन ही मन कोई प्रण लिया था। मगर क्या सचमुच कल सुबह का
सूरज एक नई रिया के साथ आने वाला था। इसके लिए उन्हें 10 घंटों का इंतजार करना था। सुबह जब अनिका की आंख खुली तब उसने देखा कि वो बच्चों के बेडरूम में ही सो गई थी, मगर बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सुबह के 7:30 बजे थे। अनिका जानती थी कि बच्चे अनिका से जल्दी जाग जाया करते थे, मगर वो इतनी जल्दी जागते थे, ये बात अनिका को आज पहली बार पता चली थी। अनिका अपने कमरे में गई और फिर शावर लेने के बाद महल के ग्राउंड फ्लोर पर बने बड़े से लिविंग हॉल में सीढ़ियां उतरकर जाने लगी। अनिका ने देखा कि लिविंग हॉल में एक कोने में बने डाइनिंग एरिया में एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर तीनों बच्चे बैठे हुए थे। मगर अनिका ने इस बार जो नजारा देखा वो देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। नन्ही सी रिया अपने गर्दन झुकाकर हाथों में पेन पकड़कर मैथ की वर्कशीट पर कुछ लिख रही थी। अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज से पहले अनिका ने रिया को जब भी देखा था उसके हाथ में या तो गेमिंग टेबलेट हुआ करती थी या तो एक्सबॉक्स की जॉयस्टिक। अनिका ने जिंदगी में पहली बार रिया को इस तरह किताबों में खोया हुआ देखा था। रिया के चेहरे पर काफी सीरियसनेस नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन के अंदर रिया को दुनिया का सारा मैथ सीख लेना था। अनिका वहीं स्टेयरकेस पर खड़ी रिया को देखने लगी। रिया अचानक अपनी वर्कशीट में कुछ लिखते लिखते रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे रिया किसी स्टेप पर आकर काफी कंफ्यूज हो गई थी। रिया ने अपने बगल में बैठे हुए आर्यन से पूछा, आर्यन, ये समझा सकते हो मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? वहाँ आर्यन भी रिया की बदली हुई हरकतों को देखकर काफी सदमे में नजर आ रहा था, मगर वो अपनी बहन को किसी भी हालत में हेल्प करना चाहता था। मगर इससे पहले कि आर्यन रिया को कुछ समझाने की कोशिश करता, अलेक्जेंडर ने रिया की किताब छीनकर उसे समझाना शुरू कर दिया। आर्यन समझ चुका था कि यहाँ पर भी अलेक्जेंडर ये जताना चाहता था कि रिया का असली बड़ा भाई वो है, मगर समझदार आर्यन अलेक्जेंडर के ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए चुपचाप अपने गाल पर हाथ रखकर आर्यन अलेक्जेंडर की बातें सुनने लगा। अलेक्जेंडर वाकई में रिया को बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझा रहा था। वहाँ स्टेयरकेस पर खड़ी अनिका अपने बच्चों के बीच एकता को देखकर काफी इम्प्रेस हुई थी। कुछ देर बच्चों को देखने के बाद अनिका स्टेयरकेस से उतरकर डाइनिंग टेबल की ओर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही नन्ही सी रिया की नजर अपनी मम्मा पर पड़ी, रिया अपनी जगह से उठकर दौड़कर अनिका के पास गई और अनिका के पैरों से लिपटकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मम्मा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा नाम खराब नहीं होने दूंगी। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर उसकी बच्ची को हो क्या गया था। नन्ही सी शरारती रिया अचानक इतनी सीरियस कैसे हो गई थी? ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी पड़ते हुए रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, डोंट वरी मम्मा, मैं बड़ी होकर अपना ख्याल खुद रख पाऊं, इसीलिए मेहनत कर रही हूं, ताकि मुझे अपने भाइयों पर डिपेंड न रहना पड़े। अपनी नन्ही सी गुड़िया के मुंह से इतनी मैच्योर बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने इससे पहले भी कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिया को यही बात समझाने की कोशिश की थी। अनिका हमेशा से चाहती थी कि रिया कम से कम इतनी पढ़ाई कर ले कि बड़ी होने पर वो अनिका द्वारा रिया के लिए विरासत में छोड़ी हुई दौलत संभाल सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अनिका रिया को अंडर एस्टिमेट करती थी, मगर अनिका जानती थी कि रिया किसी भी तरह के बंधन में रहना पसंद नहीं करती थी। उसे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि अनिका खुद भी यही इच्छा थी कि रिया कम से कम इतनी पढ़ाई कर ले कि वो बड़े होकर खुद का ख्याल खुद रख सके। अनिका भी नहीं चाहती थी कि बड़े होकर वो अपने भाइयों पर एक बोझ बने, क्योंकि अनिका जानती थी कि बड़े होकर अलेक्जेंडर और आर्यन की शादी होने के बाद जब उनकी बहुएं घर में आएंगी तो फिर हो सकता है कि रिया के लिए रिया के भाइयों का प्यार वो देख न सके। ऐसे में अनिका नहीं चाहती थी कि रिया अपने आप को अकेला महसूस करे। बच्चों के साथ नाश्ता करने के बाद अनिका रेखा मौसी के महल से निकलकर सीधे कैलाश अधिकारी के अड्डे पर जा पहुंची। जब अनिका नदी के बीचों बीच खड़ी उस योट पर पहुंची तब अनिका ने देखा कि सारे के सारे लोग मुंह लटकाए बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मिशन पर जाने के लिए वो लोग तैयार थे। अनिका उन सबके चेहरे देखकर काफी हैरान हो गई। अनिका जब बेस्टमेंट में पहुंची तब अनिका ने देखा कि कैलाश अपने सर पर हाथ रखकर एक कोने में बैठे थे। अनिका कैलाश के पास जाकर कहने लगी, क्या हुआ अंकल, अब तक तैयारी पूरी नहीं हुई? हमें मिशन पर जाना है ना? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगले 2 घंटे में मिशन शुरू होने वाला था।
मगर कैलाश और उसके खास आदमियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो लोग अभी मिशन के लिए तैयार थे। कैलाश ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, मुझे नहीं लगता कि हमें इस मिशन पर जाना चाहिए। देखो, तुम्हारी जान को बेहद खतरा हो सकता है, और अगर तुम्हें एक हल्की सी खरोच भी आई तो श्रेया और करण गुलेरिया मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर ब्लैक कैट नहीं आई तो हम इस मिशन को अवॉइड कर देंगे। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि कैलाश को असलियत बताने का वक्त आ गया था। अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कैलाश से कहा, मिशन अवॉइड करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लैक कैट यहाँ आ चुकी है। अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही कैलाश और उसके खास लोग हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। विनोद और अविनाश भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। कैलाश अधिकारी ने यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए अनिका से पूछा, कहाँ है ब्लैक कैट? कैलाश अधिकारी के ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सभी लोग ब्लैक कैट की बहुत इज्जत किया करते थे। उनके लिए ब्लैक कैट उनकी रोल मॉडल रही थी। पिछले कुछ सालों में ब्लैक कैट ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे। इंटरनेशनल लेवल पर मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल मर्डरर्स को पकड़कर उनके मुंह से सच्चाई उगलवाना, हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी देना, खतरनाक से खतरनाक अटैक को नाकाम करना, यह सब ब्लैक कैट की स्पेशलिटी थी। और ब्लैक कैट सिर्फ कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसीज की लिस्ट में काफी ऊपर लिया जाता था। इसलिए कमरे में मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठकर फटी हुई आंखों से अपने आसपास देखने लगे। वह अपने आइडल को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अनिका ने टेबल पर पड़ा हुआ मास्क अपने चेहरे पर पहनते हुए कैलाश और बाकी आदमियों से कहा, मैं हूँ ब्लैक कैट, मैं ही हूँ वो ब्लैक कैट जिसका आप लोगों को इंतजार था। कैलाश और कमरे में मौजूद उसके सारे आदमी कुछ देर तक बस यूं ही सांसें थामकर अनिका को देखने लगे। कैलाश ने फटी हुई आंखों से अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और एक लंबी सांस छोड़कर फिर से अपनी चेयर पर बैठ गए। अनिका की बात पूरी होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से अनिका का ये नया रूप देखने लगे। कुछ देर खामोशी से अनिका को देखने के बाद कैलाश ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख दिए और धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ब्लैक कैट यही है, बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है। अरे तुम तो हूबहू ब्लैक कैट की तरह दिखती हो, बातें भी एकदम अंडरवर्ल्ड की लेडी डॉन की तरह करती हो। मैंने तो तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारी कद काठी, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ब्लैक कैट जैसा ही है। हम में से कई लोगों ने ब्लैक कैट को 2-3 बार देखा है। जब हम ही नहीं पहचान पाए कि नकाब के पीछे तुम हो, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बीच असली ब्लैक कैट नहीं है? अनिका का यह मतलब बिल्कुल नहीं था। अनिका कैलाश को समझाना चाहती थी कि वो खुद ही ब्लैक कैट थी। अनिका ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारते हुए कहा, अरे आप समझे नहीं, मैं ही ब्लैक कैट हूँ। कैलाश अनिका की हाँ में हाँ मिलाते हुए चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने आदमियों से कहने लगे, सुना नहीं तुम लोगों ने, यही ब्लैक कैट है। कैलाश के वफादार भी कैलाश की बात में हामी भरते हुए कहने लगे, हाँ हाँ बॉस, यही ब्लैक कैट है। हम सब भी कह रहे हैं कि यही ब्लैक कैट है। कैलाश ने अपना सीना चौड़ा करते हुए अपने आदमियों से कहा, देखा तुम लोगों ने, मेरी बेटी ने मेरे लिए कितना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। वो ब्लैक कैट बनकर इस मिशन को हमारे लिए पूरा करना चाहती है। उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसकी एक्टिंग स्किल देखो। अरे मुझे नाज है अपनी बच्ची पर। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी अपनी बात आगे कहता, अनिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, अरे अंकल आप समझते नहीं, सचमुच मैं ही ब्लैक कैट हूँ। अनिका की बात सुनते ही अपना वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ाते हुए कैलाश ने कहा, हाँ बेटा हाँ, तुम ही ब्लैक कैट हो, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे बेटा, मैं तो कहता हूँ कि अगर तुम हॉलीवुड चली जाओ तो तुम अपनी पहले ही पिक्चर में ऑस्कर अवार्ड जीत लोगी। क्या कैरेक्टर पकड़ा है तुमने बेटा, तुम ही ब्लैक कैट हो। कैलाश के ज्यादातर आदमी भी कैलाश की इस बात से बिल्कुल सहमत थे। सभी लोग ताज्जुब से अनिका की ओर देखकर मन ही मन अनिका की एक्टिंग स्किल की तारीफ करने लगे। वह सब आपस में यही बात कर रहे थे कि अनिका ने ब्लैक कैट का कैरेक्टर काफी बढ़िया तरीके से पकड़ा है। कैलाश ने विनोद और अविनाश की ओर मुड़कर कहा, देखो सीखो कुछ इस बच्ची से। मिशन पूरा करने के लिए ये जोश और ये जुनून होना चाहिए। अब तो मेरी बेटी ने मेरे अंदर भी मोटिवेशन पैदा किया है
हम जरूर इस मिशन को पूरा करेंगे। मेरी बच्ची ब्लैक कैट बनकर महारानी की सिक्योरिटी करेगी। उस हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का मुंह देखने लायक हो जाएगा। फिर तुरंत कैलाश ने अनिका की ओर मुड़कर कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अकेले ही 10-10 लोगों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। विनोद और अविनाश साये की तरह तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें एक खरोच भी नहीं आएगी। चलो सब लोग मिशन पर जाने का वक्त आ गया है। एक के बाद एक कैलाश के लोग अलग अलग जीप में बैठकर एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। सारे रास्ते अनिका कैलाश से सिर्फ एक ही बात कहती रही कि वो ब्लैक कैट है और कैलाश बार बार उसकी एक्टिंग स्किल की तारीफ करता रहा। फिर कैलाश और अनिका की कार लंदन शहर के ओल्ड एयरपोर्ट के पास आकर खड़ी हुई। कार में बैठे कैलाश ने अनिका से कहा, फ्रांस की महारानी अपने प्राइवेट जेट से यहीं पर उतरेगी और यहीं से हमारी ड्यूटी शुरू होगी। यहाँ से हम महारानी को पहले उनके होटल ले जाएंगे, जहाँ उन्हें देश के प्रेसिडेंट मिलने आएंगे। कुछ देर उनके साथ बातचीत करेंगे, छोटी सी मीटिंग करने के बाद चले जाएंगे। हमें अगले 3 दिनों तक महारानी की सिक्योरिटी बनकर रहना है। हालांकि महारानी के पर्सनल गार्ड उनके आसपास रहेंगे, मगर हमें महारानी के पर्सनल सिक्योरिटी को असिस्ट करने हैं। होटल के आसपास एक ऐसा घेरा बनाना है कि महारानी का कोई दुश्मन हमारी खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार न कर पाए। अनिका और कैलाश के बाकी लोग बड़े ही ध्यान से कैलाश की बातें सुन रहे थे, मगर प्लानिंग सुनते वक्त भी अनिका मन ही मन बस उसी पल का इंतजार कर रही थी कि जब महारानी के साथ अनिका की फेस टू फेस मुलाकात होगी। आने वाले 3 दिनों में अनिका की जिंदगी के सबसे गहरे राजों का खुलासा होने वाला था। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर उसकी जिंदगी और फ्रांस की महारानी के बीच क्या कनेक्शन था। अपने आदमियों को सब कुछ अच्छी तरह से समझा देने के बाद कैलाश ने अनिका से कहा, देखो तुम इस ग्रुप की लीडर हो। ब्लैक कैट होने के नाते हमारी पूरी टीम को तुम ही लीड करोगी, मगर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश और विनोद तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कहने के लिए तुम लीडर हो, मगर सारा काम अविनाश और विनोद ही संभाल लेंगे। ब्लूटूथ के जरिए वो लोग तुम्हें जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम्हें वही इंस्ट्रक्शन फिर से हमारे आदमियों को दे देनी है। ग्रुप की लीडर होने के नाते तुम्हें बाइक से चलना होगा। जब अनिका कैलाश के साथ गाड़ी से बाहर निकली, तब उसने देखा कि 5 स्पोर्ट बाइक गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। अनिका अब तक अच्छी तरह से जानती थी कि विनोद और अविनाश को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कैलाश ने टीम की लीडरशिप अनिका के हाथ में सौंपी थी, खासकर तब जब उन्हें लग रहा था कि अनिका ब्लैक कैट की जगह लेने के काबिल नहीं थी। अविनाश ने अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हुए अनिका से कहा, वैसे तुम्हें अगर बाइक चलानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, तुम लड़की हो, गाड़ी में बैठकर सारा काम कर सकती हो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अनिका से ये कहने के बाद अविनाश और विनोद एक दूसरे के सामने देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। अनिका ने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक बीच में खड़ी सबसे हेवी बाइक पर बैठकर अनिका ने अचानक ही एक झटके से बाइक को स्टैंड से उतारते हुए एक जोरदार किक मारी। स्पोर्ट बाइक का इंजन एक धमाके के साथ शुरू हुआ। अनिका रेज देकर इंजन की आवाज बढ़ाने लगी। अभी कैलाश या अविनाश अनिका को कुछ कह पाते, उससे पहले अनिका ने एक झटके से बाइक के आगे का पहिया हवा में उछाला और बाइक तेजी से वहां से लेकर निकल गई। अनिका को इस तरह बाइक चलाते हुए देखकर कैलाश की आंखें चौड़ी हो गई। अनिका को स्पीड पकड़ता हुआ देखकर बाकी के लोग भी अपनी अपनी बाइक पर बैठकर अनिका के पीछे बाइक ले जाने लगे, मगर अनिका की ड्राइविंग स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उन्हें कुछ ही सेकंड में एहसास हो गया कि अनिका की स्पीड को मैच करना उनके बस में नहीं था। अनिका को पहले ही कैलाश ने सारा प्लान समझा दिया था। अनिका ने अपने ब्लूटूथ के जरिए तेज बाइक चलाते हुए अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, हम सब ओल्ड एयरपोर्ट के पास वाली पुरानी इमारत में मिलेंगे, वहीं सारे सिक्योरिटी ऑफिसर को रिपोर्ट करना है। वैसे ये बात अविनाश और विनोद भी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए बाकी लोगों को लेकर अनिका का पीछा करते हुए वो सभी लोग ओल्ड एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे। उस पुरानी बिल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफिशियल की सारी सिक्योरिटी एजेंसी से आए हुए सिक्योरिटी गार्ड की जांच करके उन्हें अपनी एक अलग आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहे थे। फ्रांस की महारानी की सुरक्षा इंग्लैंड की गवर्नमेंट के लिए भी बेहद जरूरी थी। उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद अनिका अपनी बाइक से झटके से उतरी। अनिका ने मास्क पहन रखा था और एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा था।
अनिका ने लंबे काले जूते पहन रखे थे और टाइट ब्लैक ड्रेस में अनिका की फिगर को देखकर वहां खड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका कोई सिक्योरिटी एजेंट थी या कोई सुपर मॉडल। कुछ ही सेकेंड बाद अविनाश और बाकी लोग भी वहां आ पहुंचे। कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए लोगों को एक अलग काउंटर पर ले गया वहां जहां पर बनाए हुए आइडेंटिटी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से आए हर एक आदमी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक नया आइडेंटिटी कार्ड दिया जा रहा था। एक के बाद एक सारे लोगों की जांच करने के बाद उन्हें आइडेंटिटी कार्ड की डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। जब अनिका का नंबर आया तब वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके रिएक्शन को देखकर ये समझ में आ रहा था कि उनके मन में ब्लैक कैट के लिए कितनी इज्जत थी। फ्रांस की महारानी की सिक्योरिटी के लिए सभी लोग ब्लैक कैट पर भरोसा जताए बैठे थे। ये बात भी उनके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रही थी। कैलाश ने जो आइडेंटिटी कार्ड अनिका के लिए बनवाया था, जब अनिका ने वो आइडेंटिटी कार्ड उन गवर्नमेंट ऑफिशियल के हाथों में रखा तब एक के बाद एक हर डॉक्यूमेंट को स्टैम्प करने के बाद उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड अनिका के हाथ में सौंपा। मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, ऑफिसर ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी आसानी से आपने मान लिया कि ये ब्लैक कैट है। फ्रांस की महारानी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर इतनी ढील बरती गई तो फिर महारानी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इंग्लैंड के गवर्नमेंट ऑफिशियल उस आदमी की बात सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी अनिका के ठीक बगल में खड़े अविनाश ने अनिका के कानों में कहा, ये जो पीछे से आदमी यहाँ पर चला आ रहा है उसका नाम मेलकम है। हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है। ये बहुत ही खड़ूस आदमी है और स्पेशली इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जलन है। अगर इसे पता चल गया कि तुम ब्लैक कैट नहीं हो तब तो आज जरूर ये मिशन हमारे हाथ से चला जाएगा और बाजार में हमारी रिपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। मेलकम काउंटर पर जाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ धीमी आवाज में कुछ बातें करने लगा। मेलकम की बातें अच्छी तरह से सुनने के बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल ने फिर से अनिका के सारे पेपर्स चेक किए और मेलकम से कहा, हमें नहीं लगता कि इन पेपर में कोई गड़बड़ी है। हमारे सामने जो लड़की खड़ी है वही ब्लैक कैट है। हमें इस बात में कोई शक नहीं है। अनिका बड़े ही ध्यान से मेलकम की हर बात को ऑब्जर्व कर रही थी। मेलकम एक 45-50 साल का वेल बोल्ट आदमी था। उसकी हाइट लगभग 7 फुट के करीबी थी। गोरा गोरा रंग, नीली आंखें और चेहरे पर अकड़ देखकर समझ में आ रहा था कि मेलकम को कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन से कितनी जलन हो रही थी। वो किसी भी हालत में कांटेक्ट कैलाश के ऑर्गेनाइजेशन के पास से छीनना चाहता था। मेलकम ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखकर कुछ देर के लिए अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कोई नकाब पहना हुआ सिक्योरिटी गार्ड अगर महारानी के सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल होगा तो ये खतरे से खाली नहीं होगा। ब्लैक कैट के नाम से कोई भी नकाब पहनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा तो क्या हम ये यकीन कर लेंगे कि वो ब्लैक कैट है? इस लड़की को ये साबित करना होगा कि सचमुच ये ब्लैक कैट है। ये कहने के बाद मेलकम झटके से अनिका के पास आया और मेलकम ने अपना हाथ सीधे अनिका के मास्क पर डाल दिया। इससे पहले कि विनोद और अविनाश कुछ कर पाते, मेलकम ने अपना हाथ अनिका के मास्क तक ले जाकर उसके मास्क को कस के पकड़ लिया। अविनाश को अब यकीन हो चुका था कि सबके सामने वो अनिका का मास्क उतारकर ये साबित कर देगा कि मास्क के पीछे की लड़की एक फरेबी है और ब्लैक कैट के नाम पर कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन ने एक गलत लड़की को भेजकर मिशन कंप्रोमाइज करने की कोशिश की थी। और अगर सबके सामने अनिका का सच बाहर आ गया तो न सिर्फ कैलाश की ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा बल्कि इस वक्त उन सभी लोगों की जान पर भी खतरा बन सकता था। फ्रांस की महारानी दुनिया की मोस्ट वेलवेटेड पर्सन की कैटेगरी में आती थी और उनके सिक्योरिटी में धोखाधड़ी करने के जुर्म में हो सकता है कि उनमें से किसी को जिंदा न छोड़ा जाए। जब सबको ये लग रहा था कि किसी भी वक्त मेलकम अनिका के चेहरे से मास्क हटा देगा, तब अचानक ही मेलकम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक ही मेलकम जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपना हाथ अनिका के मास्क से हटाते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देकर कहा, अब तो मास्क उतारने की जरूरत भी नहीं है। ये साबित हो गया है कि ये लड़की ब्लैक कैट नहीं है। अगर मास्क के पीछे छुपी है ये लड़की सचमुच ब्लैक कैट होती तो किसी भी हालत में मुझे अपना मास्क उतारने नहीं देती। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्लैक कैट कितनी स्ट्रांग और फिट है।
उसके बारे में एक बात तो पूरा अंडरवर्ल्ड और सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसी जानती है कि आज तक ब्लैक कैट का असली चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। ये कहा जाता है कि ब्लैक कैट ने जिस किसी इंसान के सामने अपना मास्क उतारा है और जिस किसी इंसान ने ब्लैक कैट का असली चेहरा देखा है वो इस दुनिया से जा चुका है। ब्लैक कैट ने उसे मौत के घाट उतार दिया है। इतनी खतरनाक ब्लैक कैट क्या इतनी आसानी से किसी को अपने चेहरे से मास्क हटाने देगी? आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह अभी अभी इस लड़की के चेहरे से उसका मास्क हटाने के लिए अपना हाथ उसके मास्क पर रख दिया था, मगर इस लड़की ने तो अपने शरीर में जरा से भी हरकत नहीं दिखाई। क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस मास्क के पीछे जो लड़की है, अगर वो सचमुच ब्लैक कैट होती तो इतनी आसानी से मुझे ये करने देती? अब आप लोगों को सोचना है, क्या आप लोग ऐसी एजेंसी पर भरोसा कर सकते हैं जो ब्लैक कैट के नाम पर एक मास्कॉट आपके सामने खड़ा कर देता है? जरा सोचिए, इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर अगर ये लोग इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर सकते हैं तो फिर ये लोग दुनिया के सामने ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग किसी भी मिशन को सीरियसली नहीं लेते, बस पैसों के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस की महारानी और इंग्लैंड की गवर्नमेंट एजेंसीज को भी धोखा देकर ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखकर मिल्कम ने कहा, फैसला आपको करना है कि आपको ये मिशन कॉम्प्रोमाइज करके इस लड़की को आगे बढ़ने देना है या फिर कैलाश की सिक्योरिटी एजेंसी को अभी इसी वक्त काम से बर्खास्त करके पूरी की पूरी सिक्योरिटी हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करनी है। धीरे धीरे मिल्कम की बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल के भी गले उतरने लगी थी। कहीं न कहीं उन्हें मिल्कम की ये बातें सच लग रही थी कि अगर सचमुच ब्लैक कैट वहां खड़ी होती तो इतनी आसानी से किसी को अपने मास्क पर हाथ नहीं रखने देती। अविनाश और विनोद भी समझ चुके थे कि अब उनका खेल खत्म हो गया था। बहुत जल्द अनिका की असलियत सबके सामने आ जाएगी और पूरी की पूरी कैलाश की गैंग को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। मगर किसी तरह विनोद और अविनाश को अनिका का बचाव करना था और साथ ही साथ अपनी गैंग का भी बचाव करना था। इसलिए बात बनाते हुए विनोद ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से कहा, देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने स्पेशली ब्लैक कैट को नई दिल्ली के एक इम्पोर्टेंट मिशन से यहाँ पर बुलाया है। वो अभी कुछ ही घंटों पहले यहाँ पर लैंड हुई है, न जाने कितने घंटों से सोई नहीं होगी। और आप सब तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे हालातों में इंसान के शरीर के रिफ्लेक्सेस कुछ कम हो जाते हैं। और वैसे भी यहाँ पर अगर ब्लैक कैट का नकाब सबके सामने उतर भी जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? यहाँ पर तो सब अपने ही लोग हैं। जैसे ही विनोद ने अपनी बात पूरी की, मिल्कम ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, चाहे ब्लैक कैट तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हो, मगर ब्लैक कैट हमारी दुनिया में एक चमकता सितारा है। ब्लैक कैट के काम करने के तरीके पर हम सबको नाज है। यहाँ तक कि रानी माँ की सिक्योरिटी के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा है तो वो ब्लैक कैट पर है। ब्लैक कैट के भरोसे पर इतना बड़ा मिशन तुम लोगों की एजेंसी को सौंपा गया है और तुम लोग इतनी बड़ी चीटिंग करना चाहते हो। अगर ये लड़की सचमुच ब्लैक कैट होती तो क्या इतनी आसानी से अपने चेहरे से मास्क उतारने दे देती? जैसे ही मिल्कम ने अपनी बात कही, अनिका को अब तक बड़ी ही शांति से सब कुछ सुन रही थी। उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए मिल्कम से कहा, किसने कहा तुम्हें कि मैं आसानी से तुम्हें अपना मास्क उतारने दिया होता? और अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पर तो चलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। उठाओ अपना हाथ और उतारो मेरे चेहरे से मास्क। लेकिन अगर मेरे चेहरे से मास्क उतर गया तो इतना याद रखना कि जिसने भी ब्लैक कैट का असली चेहरा देखा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनिका की धमकी सुनकर मिल्कम के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा। मिल्कम की आंखें लाल हो चुकी थी। मिल्कम अनिका के चेहरे से मास्क हटाकर सबके सामने साबित कर देना चाहता था कि मास्क के पीछे छिपी लड़की एक बहरूपिया थी। मगर जैसे ही मिल्कम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, जैसे ही मिल्कम ने अनिका का मास्क उतारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाने की कोशिश की, तब मिल्कम को ये एहसास हुआ कि वो अपना हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा था। उसे अचानक ऐसे लगने लगा था जैसे उसके हाथों पर किसी ने कम से कम 200-300 किलो का वजन रख दिया हो। आसपास खड़े सारे लोग मिल्कम की हैरानी से देखने लगे। मिल्कम भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके शरीर के साथ क्या हो रहा था। जब धीरे धीरे मिल्कम ने अपनी गर्दन झुकाकर अपने हाथों को ठीक से देखने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि मिल्कम की कोहनियों के ऊपर एक बड़ी सी सुई चुभी हुई नजर आ रही थी।
जब पहली बार मेलकम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटाने के लिए अपना हाथ अनिका के मास्क तक पहुंचाया था, तब तेजी से अनिका ने एक क्विक एक्शन में मेलकम की कोहनी में वो सुई चुभो दी थी, जिससे टेम्पोरेरी पैरालाइसिस पैदा करने वाली दवाई डाली गई थी। उस ड्रग के इंसान के शरीर के साथ कांटेक्ट होते ही इंसान के शरीर की नसों में खून का बहाव कम हो जाता और इंसान टेम्पोरेरी पैरालाइसिस का शिकार हो जाता। मेलकम का हाथ भी इस वक्त टेम्पोरेरली पैरालाइज्ड हो चुका था। इसका मतलब साफ था कि अनिका ने पहले ही क्विक एक्शन लेकर मेलकम को अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए रोक लिया था। मेलकम के आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से अनिका को देखते रहे। अनिका बड़े ही कैजुअली मेलकम के सामने खड़ी थी। अनिका ने अपनी बात रिपीट करते हुए मेलकम से कहा, क्या हुआ? आगे बढ़ो, मेरा मास्क हटाओ। अनिका के इस चैलेंज को सुनकर मेलकम के चेहरे पर काफी गुस्सा आने लगा। वो किसी भी हालत में ये चैलेंज हारना नहीं चाहता था, मगर वो धीरे धीरे अपने हाथों की शक्ति खोता जा रहा था। विनोद और अविनाश भी अनिका की इस हरकत को देखकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका मार्शल आर्ट में काफी ज्यादा पावरफुल थी, मगर अनिका इतनी तेज और इतनी शातिर निकलेगी इसका अंदाजा उन लोगों को भी नहीं था। मेलकम की बातें सुनने के बाद जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल को धीरे धीरे अनिका के लिए शक महसूस होने लगा था, अनिका के इस एक्शन को देखने के बाद उन लोगों ने भी राहत की सांस ली। अनिका ने जिस तरह से मेलकम की चेतावनी को गवर्नमेंट ऑफिशियल की नजरों के सामने ही झुटला दिया था, वो देखकर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन हो गया था कि महारानी की सुरक्षा के लिए उनके सामने मास्क में खड़ी लड़की से बेहतर विकल्प और कोई नहीं था। मेलकम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। मेलकम ने अपने दूसरे हाथ की पूरी ताकत लगाकर फिर से अनिका के मास्क की तरफ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि अनिका ने जो सुई के थ्रू ड्रग मेलकम के शरीर के अंदर पहुंचाया था, वो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर काम करने लगा था। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भारी होते जा रहा था, मगर मेलकम के दूसरे हाथ में अभी भी थोड़ी सी जान बची थी। मेलकम ने अपने उस हाथ की पूरी ताकत झोंककर अनिका के चेहरे का मांस पकड़ने की कोशिश की, मगर उससे पहले कि मेलकम अनिका के चेहरे तक पहुंच पाता, अनिका ने एक छोटी सी नीडल अपने 2 उंगलियों के बीच घुमाते हुए बड़ी ही कैजुअली मेलकम की छाती पर रख दी और मेलकम से कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नो हार्ड फीलिंग। अगर तुम मेरा चेहरा देखना ही चाहते हो तो शौक से देख सकते हो, मगर फिर मुझे भी अपने आप से किया हुआ वादा निभाना होगा। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि अगर कोई मेरा चेहरा देख ले तो वो जिंदा नहीं बचता। ये कहने के बाद वह छोटी सी नीडल अनिका ने वेलकम के छाती पर रख दी। मेलकम फटी हुई आंखों से अनिका को देखता रहा। हालांकि मास्क के पीछे का चेहरा मेलकम को नजर नहीं आ रहा था, मगर अनिका की आवाज और उसकी बॉडी मूवमेंट से मेलकम को इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर उसने मास्क उतारने की कोशिश की तो जरूर इस बार वो पैरालाइटिक ड्रग उसकी छाती के आर पार हो जाएगी और ऐसी हालत में मेलकम का बच पाना मुश्किल हो जाएगा। मेलकम के आसपास खड़े बाकी लोग भी अब डर गए थे। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर गलती से भी मेलकम ने अनिका के चेहरे से मास्क हटा लिया और उन लोगों ने ब्लैक कैट का चेहरा देख लिया तो ब्लैक कैट उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए तुरंत आसपास खड़े सभी लोगों ने अपनी अपनी आंखों पर अपने अपने हाथ रख दिए। अनिका ने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखकर कहा, मुझे माफ करना, नो हार्ड फीलिंग। मेरी तुम लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर मेरे भी कुछ वसूल हैं। अगर किसी ने भी यहाँ पर मेरा चेहरा देख लिया तो उनका मरना निश्चित है। जब अनिका ने ये कहा तब गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी अपनी अपनी आंखों पर अपने अपने हाथ रख लिए। मेलकम जान चुका था कि सबके सामने उसकी हार हो चुकी थी। अब बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए आखिरकार मेलकम ने हार मान ली और अपना हाथ अनिका के चेहरे से हटा लिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल ये देखकर काफी हल्का महसूस करने लगे। उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली और अनिका की ओर देखकर थम्स अप दिखाते हुए अनिका से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है और हमें इस बात की खुशी है कि महारानी की सिक्योरिटी हमने आपके हाथ में सौंपी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ साथ कैलाश अधिकारी के गैंग मेंबर और हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी गार्ड ने भी राहत की सांस ली। सारे सिक्योरिटी गार्ड को एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हुए गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अनिका से कहा, देखिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए।
मेलकम ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आप बस उसे उसकी एक छोटी सी गलती समझकर माफ कर दीजिएगा। मेलकम और उसकी हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से हमारे साथ काम करती आई है और हमें आज तक कभी उनके ऑर्गेनाइजेशन से कोई शिकायत नहीं मिली है। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने अपना काम हमेशा बखूबी से निभाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेलकम की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलजुल कर काम करें। हमारे लिए हमारे देश में आ रही इतनी बड़ी फॉरेन डेवलपमेंट की सिक्योरिटी बेहद अहम है। कुछ ही देर में फ्रांस की महारानी का प्लेस हमारे एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा होगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने अपने रोल को अच्छी तरह से समझ लें। ये कहने के बाद वो गवर्नमेंट ऑफिशियल सभी लोगों को उस छोटे से पुराने बिल्डिंग के बाहर पुराने एयरपोर्ट के रनवे के पास ले गया। रनवे पर जाते जाते अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसलते हुए मेलकम ने अनिका के पास आकर कहा, इस बार तो मैं हार गया हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं हर बार हार जाऊंगा। तुम देख लेना, बहुत ही जल्द मैं सब लोगों के सामने ये साबित कर दूंगा कि इस मास्क के पीछे छिपी लड़की ब्लैक कैट नहीं है, तुम एक बहरूपिया हो। जब मेलकम ने ये सब बात अनिका से कही तब मेलकम के कुछ लोग मेलकम को सहारा देकर वहां से ले गए। अनिका ने मेलकम की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो बस मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी अविनाश ने अनिका के पास आकर कहा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। हम जानते हैं कि तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो, मगर ये नहीं जानते थे कि तुम इतनी स्मार्ट और इतनी चालाक भी हो। चलो कंग्रेचुलेसन, तुमने ये पड़ाव तो पार कर लिया। यहाँ पर सभी लोगों को यकीन हो गया कि तुम ही ब्लैक कैट हो। चलो ये तो हमारा ही फायदा हुआ, मगर इतना याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी गलत कदम मत उठाना। यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग या एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो बेहद टेक्निकल होगी। सारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी रिंग्स और वीवीआईपी सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। मैं जानता हूँ कि इनमें से ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन तुम्हारे सर के ऊपर से चली जाएगी, मगर तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहना और अपना सर हाँ में हिलाते रहना। बाकी मैं और विनोद सब कुछ संभाल लेंगे। जिस तरह अनिका अब तक मेलकम की बातों को इग्नोर करती आई थी, उसी तरह वो विनोद और अविनाश की भी ज्यादातर बातों को इग्नोर कर देती थी, क्योंकि विनोद और अविनाश ये नहीं जानते थे कि वो लोग जिसे कमजोर समझ रहे थे, दरअसल वो इस काम की सबसे खतरनाक खिलाड़ी थी। सारे सिक्योरिटी एजेंट को अलग अलग व्हीकल में रनवे पर उस जगह पर पहुंचना था जहां महारानी का प्लेन लैंड होने वाला था। अनिका ने अपनी सवारी के लिए बाइक को चुना था। सारे सिक्योरिटी एजेंट को अपनी अपनी सवारियों की चाबी सौंपने से पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सभी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए कहा, देखिए यहाँ से आगे आप सबको अपने सेल फोन स्विच ऑफ करके इस डिब्बे में रख देने हैं। आप लोग पूरे के पूरे मिशन पर अपने सेल फोन यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात सुनते ही सारे के सारे एजेंट ने एक एक करके अपने सेल फोन को स्विच ऑफ करना शुरू कर दिया और उस डब्बे में रखना भी शुरू कर दिया। अनिका जानती थी कि ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, इसलिए वो भी इनके खिलाफ नहीं होना चाहती थी। अनिका ने अपना सेल फोन स्विच ऑफ करने के लिए जैसे ही अपनी जेब से फोन निकाला, तभी उसका फोन रिंग होने लगा। अनिका ने देखा कि सुष्मिता उसे कॉल कर रही थी। अनिका ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर देखा, तो उस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपनी आंखों के इशारे से अनिका को कॉल रिसीव करने की इजाजत दे दी। अनिका की जगह और कोई होता तो शायद उसने ये कदम नहीं उठाया होता, मगर उस गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस वक्त इस बात की बेहद खुशी थी कि ब्लैक कैट खुद इस मिशन के लिए स्पेशली उनसे जुड़ी थी। अनिका ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सुष्मिता तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगी, अनिका मैडम, गजब हो गया है, उस सुकेश के बच्चे ने रीना की जिंदगी तबाह कर दी। अनिका सुष्मिता की ये बात सुनकर हैरान रह गई। जिस सुकेश को उसने अपनी आंखों के सामने बम के धमाके में राख बनते देखा था, वही सुकेश रीना की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था। अनिका को मन ही मन ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि आखिर इतने जबरदस्त बम ब्लास्ट के बाद सुकेश बच कैसे सकता था। सुष्मिता ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, सुकेश ने रीना को बांधने के बाद यहाँ से जाने से पहले रीना के फोस्टर पेरेंट्स को फोन करके उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया था। अब बात दरअसल यह है कि उसके फोस्टर पेरेंट्स के लिए रीना ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। रीना की दिमागी हालत कमजोर है और वह लीगली अभी भी उन दोनों की ही बेटी है, इसलिए कानूनी तौर पर
मैं रीना को रोक नहीं पाई। रीना के फॉस्टर पेरेंट यहाँ आए और रीना की कस्टडी लेकर उसे अपने साथ ले गए। वो लोग यहाँ से काफी दूर एक छोटे से गांव में रहते हैं, इसलिए रातों रात वहाँ पर पहुँचना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए एक रात के लिए वो लोग भी यही पास में एक छोटी सी मोटेल में कमरा किराए पर लेकर रहने वाले थे। मगर रात होती ही रीना के फोस्टर पिता ने फिर से रीना का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। मगर इस बार जब रीना की मां को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने पति को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच काफी हाथापाई हुई। रीना के फोस्टर पिता ने काफी शराब पी रखी थी। हाथापाई के दौरान उस आदमी ने अपनी ही पत्नी को मार दिया। पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले गई है। यह सब कुछ रीना की आंखों के सामने हुआ, मगर फिर भी रीना यह कह रही है कि उसने कुछ नहीं देखा। मेरे ख्याल में रीना की मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पुलिस ने इस वक्त रीना को अपनी सिक्योरिटी में रख लिया है, मगर मैं जानती हूँ कि कुछ ही दिनों में उसे गवर्नमेंट के पागल खाने में भिजवा दिया जाएगा। अगर आप कहे तो मैं रीना की जिम्मेदारी लेकर उसे अपने साथ यहाँ ले आती हूँ। उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में पहले से बहुत दुख देख लिया है। सरकारी पागल खाने में उसके साथ क्या होने वाला है, यह बातें तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। कितना ही खा लेगी और कितनी जगह ले लेगी रीना। भगवान का दिया काफी कुछ है आपके पास। एक रीना की जिम्मेदारी अगर हम उठा ले तो आपके खजाने से कुछ कम नहीं होगा। उसका ख्याल मैं रख लूंगी। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वह बगल वाला बंगला अगर हम किसी को किराए पर ना दें और हमेशा के लिए रीना को वहाँ रहने दें तो। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कड़क आवाज में कहा, इस तरह की खैरात बांटने के लिए मैं वह प्रॉपर्टी नहीं बनाई है।